हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ डेंटल मटेरियल में देखो दोस्तों कुछ तरह के वैक्सेस होते हैं, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो किस तरह का यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चन आ सकता है। क्लासीफाई वैक्सेस इन डेंटिस्ट्री, राइट द कंपोजिशन ऑफ कास्टिंग वैक्स। दोस्तों, वैक्स का एक टाइप है कास्टिंग वैक्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी हम कंपोजिशन को भी देखेंगे। और एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द वैक्स पैटर्न फॉर एन इनले रेस्टोरेशन। देखो इसमें दो वर्ड हैं आपको जो नहीं आ रहे होंगे अभी फिलहाल, एक है वैक्स पैटर्न और दूसरा है इनले रेस्टोरेशन। तो सबसे पहले देखो वैक्स पैटर्न मतलब क्या होता है। जैसे वैक्स, तो वैक्स का मतलब तो आपको मालूम है, जैसे एग्जांपल आपने कैंडल देखी होगी, है ना, तो जिसमें व्हाइट कलर का मोम होता है वही उसी तरह का वैक्स। अब मान लो उससे हमने कोई पैटर्न बना दिया, है ना, उससे कोई शेप बना दिया, जैसे कैंडल खुद भी एक शेप है, तो उसी को हम बोलते हैं वैक्स पैटर्न, यानी कि वैक्स का कोई पैटर्न बना दिया। दूसरा है इनले रेस्टोरेशन। अब दोस्तों है तो ये भी रेस्टोरेशन, तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इनले रेस्टोरेशन, सेकंड ऑनले रेस्टोरेशन और थर्ड क्राउन। ये आप डायग्राम देखो दोस्तों। इनले रेस्टोरेशन क्या होता है, जब कैरीज दो कस्प के बीच में होगी, यानी कि जो क्राउन है उसके बीच में ही कैरीज होगी और उतने में ही हमको रेस्टोरेशन लगाना है। तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि इन ले यानी कि टूथ के कहीं अंदर ही अंदर, है ना। और ऑनले मतलब जब दो कस्प इन्वॉल्व हो जाएं, तीन कस्प हो जाएं या फिर चारों इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं ऑनले रेस्टोरेशन। और क्राउन, जब पूरा का पूरा क्राउन ही हमारा डीके हो जाए तब हमें पूरा क्राउन लगाना पड़ेगा, तो वो होता है क्राउन। दोस्तों वो भी एक क्या है, रेस्टोरेशन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासीफाई वैक्सीज इन डेंटिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हम क्लासीफाई करेंगे, तो मिनरल वैक्स, इसका एग्जांपल पैराफिन और केरासिन। प्लांट वैक्स कार्नोबा, कैंडेलिला। इंसेक्ट वैक्स बीज वैक्स, यानी कि दोस्तों जो ये एग्जांपल हैं, जैसे इंसेक्ट वैक्स है तो ये इंसेक्ट से निकलता होगा, है ना, तो एग्जांपल में बीज वैक्स। ये प्लांट वैक्स है तो प्लांट से वैक्स निकलता होगा। लास्ट क्या है, एनिमल वैक्स स्पर्मासेटी। ये किससे निकलता है दोस्तों, ये एक्सट्रैक्ट होता है ये वेल के ऑयल से, है ना। और कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन बनाने में और कैंडल्स बनाने में, इन सब में यूज़ होता है। दोस्तों इसमें से जो भी वर्ड के मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के मीनिंग को मैंने अपनी डिक्शनरी में अच्छे से इजी डेफिनेशन में लिख रखा है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। दोस्तों ये काम में आपके तब आएंगे जब आपको इनकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी, जब आपके एग्जाम पास में होंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, जब आप जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ रहे होगे और आपके पास आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें से, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं हो कि आपको फिर से पूरी वीडियो देखनी पड़े, आप जल्दी से इस डिक्शनरी को पढ़ के भी इसको समझ सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे टाइम की इंपॉर्टेंस होती है और मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने इस डिक्शनरी को इसमें बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब सेकंड बेसिस है अकॉर्डिंग टू यूज़। ये था, पहला वाला था ओरिजिन और दूसरा वाला है अकॉर्डिंग टू यूज़। तो इसमें देखो पैटर्न वैक्स, पैटर्न वैक्स में कौन कौन से टाइप हैं, इनले कास्टिंग वैक्स, सेकंड है आरपीडी कास्टिंग वैक्स और थर्ड है बेस प्लेट वैक्स। दोस्तों ये इनले कास्टिंग वैक्स और आरपीडी कास्टिंग वैक्स किसके टाइप हैं, कास्टिंग वैक्स के। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया तीन तरह के रेस्टोरेशन, इनले, ऑनले और क्राउन रेस्टोरेशन, वो तीनों किस वैक्स से होते हैं, इनले कास्टिंग वैक्स से। और दोस्तों जो ये इनले कास्टिंग वैक्स है, इसको हम डेली डे टू डे लाइफ में जनरल टर्म में क्या बोल देते हैं, इनले वैक्स। ठीक है, अब आपके माइंड में आ सकता है कि जब इसका नाम इनले वैक्स है तो इससे हम इनले, ऑनले और क्राउन रेस्टोरेशन तीनों क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या, जब ये डिस्कवर हुआ होगा ये वैक्स, इनले वैक्स, तो इससे सिर्फ इनले रेस्टोरेशन होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो हमको ज़रूरत पड़ने लगी ऑनले रेस्टोरेशन की, क्राउन रेस्टोरेशन की। तो रेस्टोरेशन के नाम तो बदल गए, इनले, ऑनले, क्राउन, लेकिन वैक्स का नाम वही रह गया, इनले वैक्स। इसलिए इसको आज भी इनले वैक्स ही बोलते हैं और इसी से तीनों ये रेस्टोरेशन होते हैं। और दोस्तों जो ये इनले वैक्स है, इसका एक टाइप होता है ब्लू इनले वैक्स। ठीक है, ब्लू कलर का होता है इसलिए बोल देते हैं ब्लू इनले वैक्स। आरपीडी कास्टिंग वैक्स, यानी कि जो वैक्स आरपीडी में यूज हो रहा होगा। और तीसरा है बेस प्लेट वैक्स। सेकंड प्रोसेसिंग वैक्सेस, इसमें बॉक्सिंग वैक्स, यूटिलिटी वैक्स और स्टिकी वैक्स। स्टिकी वैक्स का दोस्तों एग्जांपल येलो स्टिकी वैक्स, जैसे यहाँ पे इनले कास्टिंग वैक्स का एग्जांपल था ब्लू कास्टिंग वैक्स, वैसे यहाँ पे स्टिकी वैक्स का एग्जांपल क्या है, येलो स्टिकी वैक्स। इंप्रेशन वैक्सेस में करेक्टिव वैक्स और बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स। अब देखो, अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, देखो कंपोजिशन ऑफ कास्टिंग वैक्स, है ना,
तो अब हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे। तो कंपोजिशन में कास्टिंग वैक्स से क्या क्या है, पैराफिन वैक्स जिसकी परसेंटेज है 40 to 60%। ये इसके फंक्शन को हम देखें तो ये मेन इंग्रेडिएंट होता है कास्टिंग वैक्स का, यही सेट करता है मेल्टिंग पॉइंट कि उस वैक्स का क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन ये फ्लेक्स हो जाता है ऑन ट्रिमिंग, यानी कि जब इसको हम ट्रिम करते हैं, है ना, शेप में करते हैं, तो ये इसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। फ्लेक्स मतलब ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए इसको नीड होती है मॉडिफायर्स की। ठीक है, इसका सेकंड कंपोनेंट है केरासिन, ये अप्रॉक्स होता है 10%। ये रिप्लेस कर सकता है पैराफिन को पार्शियली, इंक्रीज कर सकता है टफनेस, ईजियर टू कार्व। दोस्तों किसी भी चीज़ को रिप्लेस क्यों किया जाता है, ताकि हम उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अच्छा कर सके। तो केरासिन को जब हमने मिक्स किया तो ये रिप्लेस कर सकता है पैराफिन को पार्शियली और इंक्रीज कर सकता है टफनेस को, ईजियर होता है कार्व करने में। गम डैमर, ये अप्रॉक्स होता है 1%। ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, ये नेचुरल पाइन रेजिन से होता है। इम्प्रूव स्मूथनेस, रिड्यूस ट्रैकिंग एंड फ्लेकिंग, और ऐड करता है शाइनीनेस, या शाइनीनेस यानी कि लस्टर, है ना। इसके बाद है कार्नोबा वैक्स, ये होता है अप्रॉक्स 25%। ये हार्ड होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रिड्यूस फ्लो करता है, एड्स ग्लॉस एंड प्लीजेंट स्मेल होती है। इसमें है अगला इसका कंपोनेंट कैंडेलिला वैक्स, कैन रिप्लेस कार्नोबा, ये भी रिप्लेस कर सकता है कार्नोबा को, इसलिए इसको मिक्स किया जाता है क्योंकि इसमें ये अलग प्रॉपर्टीज ऐड करता है, जैसे कि सिमिलर बट इसका लोअर होता है मेल्टिंग पॉइंट और लेस हार्डनेस। सिंथेटिक वैक्सीन भी कुछ ऐड किए जाते हैं, एग्जाम्पल मॉन्टेन, ये क्या करेगा, ये भी पार्शियली रिप्लेस कर सकता है कार्नोबा को, अलाउ मोर पैराफिन, इम्प्रूव वर्केबिलिटी। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि इनले कास्टिंग वैक्स का एग्जाम्पल क्या है, ब्लू इनले वैक्स, है ना। तो ब्लू इनले वैक्स अगर आपसे कोई पूछे कि ये अवेलेबल किस फॉर्म में होता है, तो अवेलेबल इन राउंड स्टिक्स इन वेरियस हार्डनेस फॉर डिफरेंट कास्टिंग एप्लीकेशंस। अब इसके बाद देखो दोस्तों मैनिपुलेशन ऑफ इनले वैक्स। ठीक है, अब मैनिपुलेशन जो हम करेंगे इनले वैक्स का, तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक है डायरेक्ट टेक्निक और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टेक्निक। सबसे पहले देखो डायरेक्ट टेक्निक। दोस्तों पहले मैं आपको ब्रॉड बताता हूँ, जैसे मान लो ये टेक टीथ है 1/6 मान लेते हैं, इसमें क्लास 1 की कैरीज हो रखी है, हमने क्लास 1 इसमें कैविटी बना दी। अब कैविटी बनाने के बाद कोई कह रहा है कि मुझे इसमें गोल्ड फिलिंग करवानी है। ठीक है, तो कैसे होगी, हमें इंप्रेशन लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैक्स को डाल देंगे। ठीक है, हम वैक्स को हीट करेंगे, उसे लिक्विड बना देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। जब वैक्स सूख जाएगा तो उसको अच्छे से निकाल लेंगे, और जब निकालेंगे, अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जब हम उसको निकालेंगे तो वो बिल्कुल किस शेप का होगा, जिस तरह की वहाँ कैविटी बनी थी बिल्कुल उस शेप की, है ना। फिर उसके मदद से हम क्या बना लेंगे, बिल्कुल वैसा ही एक गोल्ड रेस्टोरेशन, और फिर उसको हम कैविटी में लगा देंगे। ठीक है, तो वही है। अब पहला है डायरेक्ट टेक्निक, सबसे पहले मेल्ट करो वैक्स स्टिक को ओवर फ्लेम और रोटेट करो टिल प्लास्टिक यानी कि जब तक वो सॉफ्ट हो जाए, मूवेबल हो जाए, है ना, उसको रखो मेल्ट पे और उसको घुमाते रहो। ठीक है, जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए स्टिक, और जब वो हो जाए तब क्या करो, शेप वैक्स इन कैविटी, यानी कि उस कैविटी में आप उस वैक्स को डाल दो। कूल करो ग्रेजुअली टू माउथ टेम्परेचर, जो भी माउथ का टेम्परेचर हो उस वहाँ तक उसको कूल करो उस वैक्स को। एवॉइड कोल्ड वाटर को दोस्तों मत लगाना, क्योंकि मान लो हमको माउथ टेम्परेचर तक लाना है उसको, तो हमने कोल्ड वाटर लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि उससे कॉजेज हो सकता है इंटरनल स्ट्रेसेस। यूज़ कोल्ड इंस्ट्रूमेंट, पर हाँ आप कोल्ड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हो कार्व करने के लिए, क्योंकि जो उसके ऑक्लूजल का जो भी शेप होगा उसको हमें वैसा बनाना पड़ेगा उस वैक्स को, तभी हम गोल्ड रेस्टोरेशन या फिर दूसरा भी रेस्टोरेशन जो हम बनाएंगे तो वो वैसा बने, तो हमें कार्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोल्ड इंस्ट्रूमेंट। और अवॉइड करेंगे लोकल हीटिंग को। रिमूव पैटर्न अलोंग लॉन्ग एक्सिस जेंटली। अब दोस्तों जब हम उस वैक्स को निकालेंगे तो या तो हम उसको ऑब्लिक भी निकाल सकते हैं, है ना, पर निकालना कैसे है, जो टूथ का जो लॉन्ग एक्सिस है ना बिल्कुल उस डायरेक्शन में, इससे क्या होगा, जो वैक्स होगा बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। अवॉइड टचिंग विद फिंगर्स, क्यों, क्योंकि अगर हमने उसे फिंगर से टच कर दिया, क्योंकि हमारी जो फिंगर्स का जो टेम्परेचर है और हमारी ओरल कैविटी का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, तो अगर हमने उसको टच कर दिया तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज कॉजेज डिस्टॉर्शन। ये हुआ।
अब इसके बाद है इनडायरेक्ट टेक्निक। इनडायरेक्ट टेक्निक में क्या करना है दोस्तों, अभी हमने डायरेक्ट टेक्निक में सीधा जो पेशेंट का माउथ है उसी में किया वैक्स पैटर्न, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमको एक डाई बना लेनी है। डाई यानी कि हमको एक मॉडल बना लेना है माउथ के, जो भी पेशेंट का जो माउथ है उसमें जो दांत है उसकी जो हमने कैविटी बनाई क्लास 1, उसका पहला आप इम्प्रेशन ले लो। इम्प्रेशन लेने के बाद उसमें बाहर आप ये वैक्स पैटर्न को बनाओ। तो जब हमने बाहर बनाया तो उसको हमने बोला इनडायरेक्ट टेक्निक, और जब माउथ के अंदर ही हमने वैक्स पैटर्न बनाया उसको हमने बोला डायरेक्ट टेक्निक। तो देखो क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टेक्निक में, प्रिपेयर करो विक्स वैक्स पैटर्न को ओवर लुब्रिकेटेड डाई। सबसे पहले हमने डाई बना ली, यानी कि मॉडल बना लिया हमने बाहर। अब उस मॉडल में आप वैसलीन लगा दो ताकि जब हम वैक्स को डालें और उसको निकालें तो वो आराम से निकल जाए, उस पर चिपके ना डाई पे। तो इसलिए बोला गया है लुब्रिकेटेड डाई। तो प्रिपेयर करना है वैक्स पैटर्न को ओवर लुब्रिकेटेड डाई। यूज मॉल्टन वैक्स प्रोड्यूस मिनिमल स्ट्रेस। अब हमें मॉल्टन वैक्स को यूज़ करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, मिनिमल स्ट्रेस होगा। यानी कि अगर मान लो वैक्स पूरा का पूरा मॉल्टन नहीं है, हल्का फुल्का सॉलिड स्टेट में है, तो वो ठीक से नहीं जाएगा उसके अंदर और स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो इसलिए अच्छे से वैक्स को पहले मेल्ट कर लो, उसके बाद ही आप उसके अंदर डालो कैविटी के अंदर। उससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा मिनिमल स्ट्रेस। अब डिपिंग मेथड क्या होता है, जैसे मान लो फॉर फुल क्राउन्स, हमें पूरा का पूरा क्राउन बनाना है। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ना, ये वाला। अगर हमें पूरा का पूरा क्राउन बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने मॉडल बनाया है ना, एक मॉडल लेंगे और दूसरी तरफ वैक्स लेंगे जिसको हम पूरा का पूरा मेल्ट कर देंगे। अब उस पूरे मॉडल को, उस पूरी डाई को उसमें हम डिप कर देंगे। ठीक है, डिप डाई इन हॉट वैक्स। उसके बाद उसको कूल करेंगे, सुखाएंगे, ठंडा करेंगे। उसके बाद कार्व कर देंगे, जो उसकी ऑक्लूजल सरफेस होगी उसको कार्व कर देंगे, कस्प बना देंगे, ग्रूव्स बना देंगे। और उसके बाद जो भी अगल बगल एक्स्ट्रा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है डिपिंग मेथड में, फॉर फुल क्राउन्स डिप डाई इन हॉट वैक्स, कूल, कार्व एंड रिमूव। दोस्तों इन सब चीज़ों को जो आप ऐसे ही पढ़ोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब आप एक बार समझने के बाद इनको आप पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टनिंग इन वार्म वाटर नॉट रिकमेंडेड, कैन लीच कंपोनेंट। अब ऐसा बोल रहे हैं अगर हम कि सॉफ्टनिंग इन वार्म वाटर ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे लीच हो सकता है कंपोनेंट्स। लीच यानी कि हट सकते हैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़े ना ये वाले, तो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स हट सकते हैं वार्म वाटर की वजह से, इसलिए ये नॉट रिकमेंडेड होता है। वाटर इनसाइड वैक्स कॉजेज स्प्लेटरिंग एंड डिस्टॉर्शन। अब मान लो अगर वैक्स के अंदर वाटर चला गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्प्लेटरिंग हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। दोस्तों स्प्लेटरिंग मतलब जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा कॉमनली, जैसे मान लो आप कोई कैंडल जला रहे हो, उस पर पानी पड़ा हुआ है ना, कैंडल पे मोम पे पानी पड़ा हुआ है, तब आप उसको जलाओ तो आप देखोगे उसमें कुछ आवाज़ आएगी, है ना, स्पार्कल जैसी कुछ कुछ उसमें आवाज़ आएगी, तो उसी को हम बोलते हैं स्प्लेटरिंग। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ऐड करेंगे इन लेयर्स। लेयर्स में करेंगे ताकि अच्छे से हर एक वॉल तक जा सके हमारा वैक्स और अच्छा वैक्स पैटर्न बन सके। तो एडिंग इन लेयर्स, वैक्स मेल्टेड एंड अप्लाइड इन लेयर्स। और किसका हम हेल्प ले सकते हैं, स्पैचुला और ब्रश। देन पॉलिशिंग कर लेंगे, तो यूज़ सिल्क क्लॉथ टू गिव स्मूथ एंड शाइनी फिनिश। तो दोस्तों ये हुए इनडायरेक्ट टेक्निक के स्टेप्स। सबसे पहले डिपिंग मेथड, सॉफ्टनिंग इन वार्म वाटर, एडिंग इन लेयर्स, देन पॉलिशिंग। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो सेकंड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट वैक्सेस। जो मैंने आपको सारे वैक्स बताए थे अकॉर्डिंग टू यूज़ में, इनले कास्टिंग वैक्स, आरपीडी कास्टिंग वैक्स, बेस प्लेट, प्रोसेसिंग में बॉक्सिंग, यूटिलिटी स्टिकी वैक्स, इंप्रेशन में करेक्टिव और बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स। तो यहाँ पे जितना शॉर्ट हो सकता था दोस्तों, क्योंकि इन सब के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन वाइवा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। इसको दोस्तों आप खुद भी पढ़ोगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो शायद आपको समझ में ना आए। देखो, जो ये बेस प्लेट वैक्स है ये सप्लाई होती है एज पिंक शीट 1 to 2 mm। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसका आपने यूज़ भी किया होगा वैसे तो। अब इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 1। टाइप 1 सॉफ्ट होता है, फॉर ये यूज़ होता है वीनियर्स के लिए। वीनियर्स क्या होते हैं, जो हमारे एंटीरियर टीथ होते हैं, इसमें जो डेंटिस्ट होते हैं वो पतली सी
एक टीथ की अपर सरफेस लाइक एक लेयर लगा देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वीनियर्स। अब उसके इम्प्रेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेस प्लेट वैक्स टाइप 1, जो कि कैसा होता है, सॉफ्ट, तो यूज़ होता है फॉर वीनियर्स। टाइप 2 मीडियम होता है माउथ ट्रायल के लिए। जब हम डेंचर बनाते हैं तो हम फाइनल ट्रायल करते हैं, उसमें एक स्टेप आता है डेंचर बनाने के लिए फाइनल ट्रायल, तो हम उसको करते हैं। जब आप दोस्तों डेंचर बनाओगे तो आप करोगे फाइनल ट्रायल, ठीक है। और टाइप 3 होता है हार्ड, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जैसे मान लो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, वैक्स जल्दी गल जाएगा, है ना, मेल्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम टाइप 3 को यूज़ करते हैं। इसका दोस्तों यूज़ आप समझ सकते हो। बाकी दोस्तों ये सब आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद भी पढ़ोगे तो। और समझ में ना आए, एक बार को मान लो समझ में नहीं आता, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी लिख रखी है, सबके यहाँ पे बहुत ईजी डेफिनेशन है, ये पढ़ लोगे तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।